गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आया हूं। जैसा कि मैंने अभी तक आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने जेईई मेंस 2024 के फर्स्ट 4 पेपर मैंने रिकॉर्ड करके बेटा अपलोड कर दिए हैं। आज इसी सीरीज में मैं 30 जून की सेकंड शिफ्ट का पेपर और उसका सॉल्यूशन आपसे न केवल डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, बल्कि इसको हम अपने YouTube चैनल और बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल हैं उस पर हम अपलोड भी करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट मेन पेपर लगभग ख़त्म होने वाले हैं आपके। तो आपके पास थोड़ा बहुत समय रहेगा कि आप साथ में अपनी जेईई की तैयारी भी कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ऐसी केस में अब जो अभी सेशन 1 में जो पेपर हुए हैं जनवरी में, वो उसके सॉल्यूशंस और सटीक क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएंगे तो मुझे लगता है प्रिपरेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। इसी के मद्देनज़र मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सारे सॉल्यूशंस को न केवल एक्सप्लेन करूँ बल्कि उनको रिकॉर्ड करके अपलोड भी करूँ। तो आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेपर 30 जून सेकेंड शिफ्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं बच्चों। हम लोग क्या है, सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर हम बेटा इसमें देखें, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं हम लोग, इसमें 1 मिनट इनेबल कर लेते हैं पहले। हाँ अभी हम लोग का आता है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमें इसका IUPAC नेम लिखना है, बताना है। तो अगर हम देखें बेटा इसमें यहां पर हमारी मेन कार्बन चेन ये है और नंबरिंग कुछ इस तरीके से होगी। ये पैटर्न है इस कार्बन कंपाउंड और कार्बन चेन को नंबरिंग करने का। सबको दिख भी रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब अगर हम देखें यहां पर तो कार्बन 3 पर एमाइन ग्रुप है और 1 पर नाइट्राइल है, तो इसका नाम होगा 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल। ये इसका बेटा IUPAC नेम है। बाकी जो भी नेमिंग ऑप्शंस में आपको दी गई हैं वो किसी ना किसी रीजन तो गलत हैं। अब जैसे यहाँ पर एमिनो की पोजीशन तो सही है, पर कार्बन चेन आपको प्रोपेन दिया हुआ, जबकि यहाँ 4 कार्बन है। यहाँ एमिनो की पोजीशन बेटा गलत दी गई है, 2 पर दिया गया है। यहाँ भी एमिनो 2 पर है, तो बाकी 3 ऑप्शन तो बेटा हमारे इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बताना है मॉलिक्यूल और आयन विद स्क्वायर पिरामिडल इन शेप। आपको 4 अलग अलग ज्योमेट्री दी गई है इसमें यहाँ पर। तो अगर हम इसमें देखें बेटा यहाँ पर 4 है, PCl5 और PF5। हमारा जो बेटा करेक्ट ऑप्शन है वो BRF5 है, BRF5 यही बेटा हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, ये है। इसमें 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। अगर हम PCl5 और PF5 की बात करते हैं, इसमें बेटा क्या होगा, sp3d होगा इसका, और इसका बेटा अगर हम बात करते हैं यहां पर तो ये dsp2 होगा। तो ये तो जो करेक्ट ऑप्शन बेटा हमारा है वो BRF5 है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल है, इंक्लूडिंग 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पर्पल कलर ऑफ केमोनोफोर किस वजह से होता है। सबसे पहली चीज बच्चों, अगर हम देखें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और ये मैग्नीज की +7 है। इसका मतलब बेटा ये है, यहां जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d0 4s0 है और यहां भी बेटा 3d0 4s0 है। इसका मतलब तो एक चीज तो कॉमन है कि यहां dd ट्रांजिशन नहीं है।
नो डी ट्रांजिशन। किसी भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का कलर बेटा जो होता है वो दो वजहों से होता है। एक तो जो सेंटर मेटल एटम है उसमें प्रेजेंट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, और दूसरा जो सराउंडिंग लिगेंड्स होते हैं उनके और सेंटर मेटल आयन के बीच में चार्ज ट्रांसफर से। तो यहां तो बेटा एक चीज तो क्लियर है कि डी ट्रांजिशन तो है ही नहीं, क्योंकि डी एप्सिलॉन में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो बेटा ये तीन ऑप्शन तो यहीं से खत्म हो जाते हैं। अब बचा क्या हमारा, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इन बोथ। यहां पे चार्ज ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बेटा कलर रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे वो डाइक्रोमेट हो या परमैग्नेट हो। इसी के साथ अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। Which among the following purification method is based on the principle of solubility into different solvent? The correct option is differential extractions. Sublimation तो बेटा किसी एंगल से नहीं हो सकता है, क्योंकि sublimation हम तब यूज करते हैं when one of the component is sublime and the another one is non-sublime. डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं हम लोग, तो डिस्टिलेशन बेटा यूज होता है मिक्स सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इन विच लिक्विड क्या होता है इज मिसबल टू इन विच सॉलिड इज मिसबल टू लिक्विड, उस केस में बेटा इसको यूज करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शंस है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शंस तब यूज करते हैं व्हेन सेम कंपोनेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इनटू डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बेटा है यहां पर वो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शंस है। बाकी रेस्ट ऑफ ऑप्शंस और रॉन्ग, ये तीनों बेटा रॉन्ग है इसमें। यहां पर एक बार फिर से रिपीट कर, मैंने देखिए इसका जवाब भी दिया, इसको क्यों अप्लाई करते हैं, और बाकी का जवाब दिया, बाकी को क्यों नहीं करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो हमेशा ये चीज बेटा याद रखिए कि जो करेक्ट है उसका तो रीजन पता होना ही चाहिए। साथ में कोशिश करिए कि अगर बाकी तीन ऑप्शन गलत हैं तो बेटा वो गलत क्यों हैं ये भी हमको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहां पर। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड मैग्नीज इन डेका कार्बोनिल डाइमैग्नीज। डेका कार्बोनिल डाइमैग्नीज का बेटा जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो D2sp3 होता है, और ज्योमेट्री बेटा होती है ऑक्टाहेड्रल। यही बेटा इसका सही जवाब है। D2sp3 एंड कॉन्फ़िगरेशन विल बी, जो ज्योमेट्री होगी बेटा वो ऑक्टाहेड्रल होती है। यू कैन ड्रॉ नाउ। ये तीनों ही बेटा इसमें गलत है, कोई सही नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपको दो स्टेटमेंट दी गई है, करेक्ट ऑप्शन बताना बेटा। इन्होंने कहा है फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन नाइट्रोजन, नो डाउट, बिल्कुल सही लिखा है। Then net dipole of moment of NF3 is greater than ammonia. NF3 का डाइपोल अमोनिया से ज्यादा होता है। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे, देखिए मैं इसको आपको स्ट्रक्चरल बेसिस पे समझाता हूं। ये NF3 है बच्चों। अब आप, क्योंकि जैसा लिखा फ्लोरीन की नेगेटिविटी N से ज्यादा है तो डाइपोल भी फ्लोरीन की तरफ होगा, जबकि इनका डाइपोल बेटा इधर होगा। अब आप देखिए जो नेट डाइपोल होगा बेटा इसमें यहां पर वो क्या होगा, नेट डाइपोल 3 इंटू डाइपोल ऑफ नाइट्रोजन फ्लोरीन प्लस 1 इंटू डाइपोल ऑफ लोन पेयर, सॉरी माइनस, ये माइनस हो जाएगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में है। जबकि अगर मैं बात करता हूं बेटा यहां पर अमोनिया के केस में, अमोनिया के केस में क्या होगा बच्चों, यहां पर सारे डाइपोल सेम डायरेक्शन में बेटा होते हैं। तो बेटा अगर सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में है तो नेट डाइपोल यहां पर क्या होगा, ये होगा 3 इंटू डाइपोल ऑफ NH प्लस 1 इंटू डाइपोल ऑफ लोन पेयर। तो यहां ऐड हो रहा है जबकि यहां बेटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एवरीबडी नोज एंड आप सभी देख रहे होंगे कि जो अमोनिया का डाइपोल है वो NF3 से ज्यादा है। तो बेटा स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गई यहां पर। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। इन NH3 the orbital dipole due to lone pair and the orbital dipole of NH bond are in opposite direction। इन्होंने कहा है कि अमोनिया में लोन पेयर का डाइपोल और डाइपोल ऑफ NH बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि आपको दिख रहा होगा दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब बच्चों ये भी गलत है।
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी बेटा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। बाकी बेटा सभी गलत हैं, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर हमको कहा गया मेटा क्लोरोबेंजील्डिहाइड। देखिए आप, मेटा क्लोरोबेंजील्डिहाइड, इसको पास किया गया 50% KOH पर। ये बेटा पर कहते हैं बनता क्या है। अब देखो यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप और ये अल्फा कार्बन है जिस पर कोई भी हाइड्रोजन बचा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ कैनिजारो करा देंगे। और कैनिजारो बेटा कराएंगे तो इसमें एक का तो रिडक्शन होगा, 2 कार्बोनिल ग्रुप हम लेंगे, एक का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा, Cl एज यूजुअल है, और दूसरे का बेटा ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट बनाएगी बेटा, माइनस प्लस, और Cl एसिड रहेगा। यही इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो बेटा ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बाकी 3 तो बेटा इसमें गलत है। ये चीज यहां पर ऑप्शन बी आपको कुछ ऐसे दिया हुआ, मैं लिख देता हूं यहां पर। पहला कंपाउंड बेटा इसमें दिया हुआ है COO माइनस एंड Cl, और दूसरा बेटा दिया हुआ है CH2OH एंड Cl। तो अगर वहां किसी को नहीं दिख रहा तो आप यहां देखकर आंसर टैली कर सकते हैं। दैट्स योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं स्टेट दो, यहां भी एक बार फिर से रीजन और एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1, अलोंग द पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 18। बिल्कुल गलत है बेटा। 7 जो भी चेंजेस होता है 17 तक होता है, 18 में तो बेटा रिएक्टिविटी 0 हो जाती है, क्योंकि वहां नोबल गैस एलिमेंट, तो ये तो बेटा गलत हो गया। फिर कहते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप 1 आर बेसिक एंड 17 में एसिडिक। बिल्कुल सही लिखा है, TRUE, ट्रू। क्यों सही है? क्योंकि ग्रुप 1 में ऑलमोस्ट एलिमेंट्स या तो मेटेलिक होते हैं या मेटल होते हैं, तो मेटल के ऑक्साइड बेस या बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड या एसिडिक होंगे बेटा। तो सेकंड वाला सही है, और इसका जो सही आंसर होगा वो बेटा ये स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। यही बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा बेटा टर्शरी की होती है। टर्शरी कार्बन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहां 3 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा होते हैं। ये और सब पे 3-3 हाइड्रोजन है, तो टोटल 9 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहां पर 9 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे बेटा। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे बेटा, या जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उस रेस्पेक्टिव कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो नंबर 1 पे बेटा टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, और देन मिथाइल है बेटा। दैट्स योर फाइनल आंसर्स। यही बेटा हमारा सही आंसर है, बाकी बेटा सभी गलत है। ये तरीका है इनको करने का। आगे बढ़ते हैं। ये होता है, आप लोग को ना दिख रहा हो, मैं यहां लिख देता हूं इसको बेटा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये हम लोग का, इसमें बेटा करना क्या है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, H+ H2O, ये A बनता है, और इसको बेटा किया क्या गया है, B2H6 H2O2 NaOH, ये B बनता है। ये बेटा बोरोहाइड्रेशन ऑक्सीडेशन है, और ये है बेटा यहां पर क्या, ऑक्सीडेशन, सॉरी ये बोरोहाइड्रेशन ऑक्सीडेशन है, जबकि जो दूसरा वाला बेटा एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है। तो अगर एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है तो यहां तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। अगर बच्चों यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा तो इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना चाहिए, और ऐसी केस में यहां पर OH आएगा और यहां पर H आएगा। तो जो A हमारा होना चाहिए बेटा, इसमें A की बात करते हैं, A हमारा कहा जाएगा इसमें, यहां पर तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे यहां पर। इसके अकॉर्डिंग
ए हमारा बेटा ये होना चाहिए भाई। वाटर में ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पॉजिटिव कहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव वहां जहां हाइड्रोजन कम है। तो जो बेटा ए बनेगा हमारे पास वो कुछ ऐसा बनेगा, ए ऐसा बनेगा बेटा हमारे पास। सॉरी गलत हो गया, ये बनेगा हमारे पास CH3OH, ये बेटा ए होगा। अब बस आप ये चेक करिए ए में ये कहां दिया हुआ है, तो ए में बेटा चीज हमको यहां दी गई है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहां पर क्या करेंगे बेटा, हम बी वाले में बोरो हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन करते हैं और बोरो हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है बेटा ये बनता है इसमें। यहां पर नेक्स्ट, क्योंकि यहां पर खरेस्ट इफेक्ट अप्लाई होगा जो कि मार्कोनिकॉफ का ठीक ऑपोजिट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विद हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसमें होगा या सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट फॉल किसमें होगा। देखिए जहां पर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग की जब बात करते हैं तो बेटा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल या आयन पे डिपेंड करेगी। सोल्यूट जितना ज्यादा आयनाइज होगा उसके नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस उतने ही ज्यादा होंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ, भाई अपने आंसर को चेक करते हैं हम लोग। ग्लूकोज एंड वाटर, ना तो ये एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, तो इसका तो बेटा होना ही नहीं है। एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बेंजीन में और एसिटिक एसिड बेंजीन में बेटा ये हमेशा एसोसिएट होते हैं। तो अगर ये एसोसिएट होंगे तो सॉल्यूट के पार्टिकल कम होंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन भी कम होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है या मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है या आयन पे डिपेंड करती है। तो अगर वही कम हो जाएंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगी, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कम होगा। इन्होंने कहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग सबसे ज्यादा किस में होना है, तो करेक्ट आंसर बेटा हमारा डी है, क्योंकि एसिटिक एसिड पानी में जाकर आयनाइज होगा और अगर आयनाइज होगा तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे और अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल बच्चों इंक्रीज होंगे, अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग भी बेटा सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया बाकी तीन ऑप्शन बच्चों गलत हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं 12। हमको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया करेक्ट पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। बस ये एक रिलेशन याद कर लीजिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा बच्चों ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उतनी ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा BrO4 -1 है, फिर IO4 है, फिर ClO4। ये बेटा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सभी आंसर और अरेंजमेंट बेटा गलत हैं, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2। MnO2 का ऑक्सीडेटिव फ्यूजन किया गया है। एल्कलाइन KOH ले लेते हैं हम प्लस O2। ऑक्सीडेटिव लिखा मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीडेशन है तो बेटा एयर तो होनी ही होनी है। तो क्या बनेगा यहां पर 2MnO4 बनेगा। एक मिनट, समथिंग इज वेंट रॉन्ग, एक मिनट बेटा, ये इसका आंसर होगा 2MnO2 4OH माइनस प्लस O2। ये बेटा हमारे पास बनेगा, यहां पर क्या बनेगा इसमें MnO4 2 माइनस, ये बनेगा प्लस
2H2O बनेगा, ये बन जाएगा बेटा हमारे पास। और अगर हम देखें तो चार्ज भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। और MnO4 2- का क्या किया गया बेटा, यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन किया गया है। तो अगर बेटा इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे MnO4 -1 + 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो इन्होंने कहा व्हाट इज A एंड B, दिस विल बी A एंड दैट विल बी B। तो अगर बेटा देखा जाए द आंसर विल बी दिस, ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। ये तरीका है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, इस तरीके से हम लोग बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड को सिंथेसाइज करना है फिनॉल, फिनॉल की किससे रिएक्शन कराएं? तो बताइए फिनॉल की किससे रिएक्शन कराएंगे कि ये बन जाए बच्चों? यहां पर इसमें कभी सोचा है? पता होगा सबको, और मेरा मानना लगभग हर बच्चों को चीज याद होगी। देखिए फिनॉल को अगर सैलिसैल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, सैलिसैल्डिहाइड बेटा ये हो गया, क्या क्या चाहिए हमको? एक तो क्लोरोफॉर्म NaOH, फिर बेटा हमको चाहिए क्या NaOH एंड ये। तो बेटा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, ये तीन चीजें बेटा हमको चाहिए जिससे हम फिनॉल को आसानी से सैलिसैल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में अभी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं हाई कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट विद सेकेंडरी अल्किल हैलाइड व्हिच डू नॉट हैव बल्की सब्स्टिट्यूएंट विल फॉलो SN2 रिएक्शन। बिल्कुल सही लिखा बेटा। देखिए SN2 रिएक्शन के बारे में हमेशा याद रखिएगा, यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है बेटा दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तभी ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों ही बेटा दो होते हैं, दोनों ही दो होते हैं। तो उन्होंने कहा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही लिखा है। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट भी इंक्रीज होगी एंड रिएक्शन विल बी फेवर टू SN2। सेकेंडरी कार्बन पर SN1 और SN2 दोनों होता है। अगर सेकेंडरी कार्बन पर हाईली बल्की ग्रुप है देन SN1 होगा, नॉन बल्की ग्रुप है तो SN2 बेटा होता है। दूसरी बात, a secondary alkyl halide when treated with a large excess of ethanol follow SN1 mechanism। बिल्कुल सही लिखा बेटा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसमें यहाँ पर, और इसका जो आंसर होगा वो ये है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 और ट्रू। बिल्कुल सही लिखा, दोनों की दोनों बेटा स्टेटमेंट सही है, कहीं कुछ गलत इसमें बेटा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सब्सटेंस A को डिसॉल्व किया गया सोल्यूशन B और C में, तो हमें C के मोल फ्रैक्शन बनाने, तो C का मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? मोल ऑफ C अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में तो तीनों हैं, तो तीनों के बेटा मोल लेते हैं, एक के नहीं तीनों के मोल होगा। और अगर देखा है तो करेक्ट ऑप्शन बेटा हमारा जो है वो ऑप्शन A होगा, बाकी सारे ऑप्शन बेटा गलत हैं, कहीं से कोई चीज सही नहीं इसमें। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दो स्टेटमेंट दी गई है। कहते हैं टेलुरियम हाइड्राइड इज मोर एसिडिक देन H2S, और फिर कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ टेलुरियम हाइड्राइड लोअर देन H2S। दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर ग्रुप पे नीचे आने पर हाइड्राइड, क्योंकि जो एलिमेंट होता है उसका साइज बढ़ता है, तो जो हाइड्रोजन से वो बॉन्ड बनाएगा बेटा उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है एंथैल्पी भी क्या होगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। भाई अगर बॉन्ड कमजोर हैं तो बेटा हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, और जब आप कम एनर्जी देंगे तो डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड स्टेबल नहीं है, और जब बच्चों बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा तो वो आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा तो H+ आयन भी आसानी से बनेंगे, तो ज्यादा एसिडिक हुआ। बिल्कुल सही लिखा है, इसका आंसर होगा बेटा ये A और R दोनों सही है, और R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बाकी बेटा सब गलत है, सब ध्यान रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन, इसमें सही क्या है? कहते हैं बेटा यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ दिस। बिल्कुल अभी पिछला क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया है कि जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो ग्रुप के एलिमेंट का साइज बढ़ता है, तो उसकी हाइड्रोजन से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा होती है उसकी स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ कम हो जाती है।
अब जब स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, TRUE, ट्रू। अब जब ये स्टेबिलिटी कम हो रही है और स्ट्रेंथ हो रही है तो मैंने क्या बोला, बॉन्ड आसानी से टूटेगा। और जब बेटा बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो हाइड्रोजन आसानी से फ्री भी होगा, और हाइड्रोजन बेटा अगर आसानी से फ्री होगा तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बेटा करेक्ट ऑप्शन ये भी है, रिड्यूसिंग इंक्रीज इन द फॉलोइंग में, ये भी बेटा ट्रू है। तो ऑप्शन ए और बी एक साथ कहां है वो आप चेक कर लीजिए, ये है बेटा। बाकी को देखने की बेटा जरूरत ही नहीं इसमें यहां पर, क्योंकि देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो उसका कंट्राडिक्टरी, तो ये तो गलत हो गया। ये भी बेटा सेम सीक्वेंस में है यहां पर, ये भी गलत है आपका, इसमें कोई से नहीं है। नेक्स्ट, CrO2Cl2 को NaCl में ऐड करेंगे क्या बनेगा? तो बेटा पहले बनता है Na2CrO4 बनेगा, यहां पर ये Na2CrO4 होगा, और Na2CrO4 का पैरोक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन हुआ है, ये बेटा बनता है CrO5। सो द ऑप्शन विल बी बी। बाकी बेटा सभी गलत हैं, ये चीज है, ठीक है। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये इसमें बताना है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं बेटा इसको यहां पहले कन्वर्जन नोट डाउन कर देता हूं। इसमें HNO3/H2SO4 और दूसरा बेटा SN/HCl, ये हो गया पर NaNO2HCl और फिर फिनॉल, ये दो चीजें बेटा। तो यहां से बेटा पहले तो अगर आप कन्वर्जन की बात करते बच्चे, यहां पर क्या बनेगा देखो यार, जब आप बेंजीन को इस कंडीशन में बेटा पास करेंगे तो ये बनता है नाइट्रोबेंजीन, ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन को बेटा जब इससे पास करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बनाएगा एनिलीन। तो ए तो बेटा एनिलीन है, ए एनिलीन है। अब अगर ए एनिलीन है तो बेटा ये तो ऑप्शन से खत्म हो गया हमारा यहीं पर ही। एनिलीन को पास करेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, ये बनता है क्या, डायसोनियम सॉल्ट बनेगा बेटा। एनिलीन का कन्वर्जन होगा किसमें, N2+Cl- में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेटा अगर फिनॉल में ऐड करेंगे तो डाई बनेगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस। और इस डाई का फॉर्मूला बेटा कुछ ऐसे होता है, ये N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ये ऐसे डाई बनती है बच्चों, ये है बेटा इनके बारे में, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है इसके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इंटीजर के बेटा क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं यहां से। आइए एंजॉय करते हैं इंटीजर्स की भी प्रॉब्लम को, मजा आएगा। ये दो इक्वेशन दी गई है, हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है इस इक्वेशन का। तो पहले बेटा ये इक्वेशन हमको बनानी पड़ेगी, और ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। कैसे करेंगे देखिए, पहला काम अगर आप गौर से देखिए तो यहां पर Fe लेफ्ट में है, उसमें Fe राइट में है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। अगर इसको बेटा इन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, 2Fe + 3/2O2, और यहां पे डेल्टा H बेटा जो होगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, ये। और ये हो गया बेटा इक्वेशन 3। अब आप दोनों को बेटा ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CO, और इसके लिए डेल्टा H बेटा दिया गया कितना, -110। ये क्वेश्चन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा बेटा यहां पर ऐसे नहीं होगा, हमें 3 कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए बेटा, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा पूरे को। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, हमारे पास बना Fe2O3 + 3C गिव्स अवे 3CO + 2Fe, और यहां से बेटा डेल्टा H क्या होगा हमारे पास, 820 - 330, ये बेटा आएगा कितना, 2, 9,
492। तो बेटा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो 492 किलो जूल पर मोल है। That will be your final answer। सभी लोग इसको चेक कर लो अगर आपके पास सोल्यूशन है तो। यही इसका आंसर और ये बेटा इसके करने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे गए बेटा इसमें, तो आंसर बेटा 4 होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर टोटल 4 बनने बेटा इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट क्या है रिगार्डिंग न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसमें बेटा अगर देखा जाए यहां पर पहला इन्होंने लिखा आरएनए इज रिगार्डेड एज अ रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, ये डीएनए होता है, ये डीएनए है। और दूसरा लिखा है डीएनए मॉलिक्यूल सेल्फ डुप्लीकेट। तो बेटा ये भी गलत है, यहां आरएनए होगा। आरएनए मॉलिक्यूल सेल्फ डुप्लीकेट होते हैं, डीएनए नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट यहां पे गलत है। तीसरा लिखा है डीएनए सिंथेसाइजेस प्रोटीन इन द सेल, बिल्कुल सही है। मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही। ठीक है, और लास्ट में आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर टू डॉटर, ये भी सही है। आखिरी की 3 स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। अगर आप लोग ने एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा तो ये लाइन बाय लाइन दिया गया है। Only 2 statements are wrong and 3 are correct, so the answer will be 3. It is your final answers. Question number 24. 2-chlorobutane की क्लोरीन से रिएक्शन कराई गई, यही बनता है। हमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइस, पहले हम बेटा 2-chlorobutane ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया यहां पर। अगर इसमें देखें तो जब आप क्लोरीनेशन करोगे, पहला क्लोरीनेशन बेटा यहां पर होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ये पहला प्रोडक्ट बन गया। फिर बेटा क्लोरीनेशन यहां भी होगा, क्या बनेगा यहां पर? ये सेकंड हो गया बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा ना, गौर समझिएगा। तीसरे में देखा बेटा है बेटा अगर यही क्लोरीनेशन यहां कराया जाए तो ये बनेगा, ये हो गया। और चौथा बेटा बनेगा हमारे पास क्या, चौथा क्लोरीनेशन हम यहां कराएंगे तो ये बेटा बनेगा हमारे पास CH3 CH Cl CH2 CH2 Cl। आइए चेक कर लेते हैं पहले किसमें किसमें कायरल कार्बन है। जहां कायरल कार्बन होगा वहां पर ही ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेंगे। तो बेटा यहां तो कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि दोनों क्लोरीन एटम तो सेम है। इसमें बेटा कायरल कार्बन है, यहां मौजूदगी, ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप, चौथे पर H है। इसमें देखो पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, तीसरे पे ये हो गया, चौथे पे खुद H। यहाँ भी बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। इसमें देखिए पहले पे ये हो गया, दूसरे पे ये पूरा हो गया, तीसरे पे ये हो गया, चौथे पर ये H। मतलब यहाँ भी बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है क्योंकि इन तीनों में कैरलिटी मौजूद है। यहाँ कायरल कार्बन या सिमेट्रिक कार्बन मौजूद है बेटा। तो अगर ये मौजूद है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा इसमें यहाँ पर ये तीनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और इस तरह इस रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ जो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे बेटा वो इतने ही बनेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में। ठीक है, वैसे इसका जो करेक्ट ओवरऑल चेक करोगे तो वो 6 आएगा, ये भी बता दूं आपको। दो भाई इसकी मिरर इमेज भी जो होगी वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, इसकी जो मिरर इमेज है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, और इसकी बेटा जो बनेगी वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो 6 बनेंगे। बट इन्होंने कहा कि इस रिएक्शन में कितने बनेंगे, तो बेटा मात्र 3 ही हैं क्योंकि इन्हीं 3 कार्बन पर ही क्या है, किरैलिटी दिख रही है आपको। तो जहां किरैलिटी दिखेगी वहीं पर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेंगे, बाकी कहीं नहीं बनना है। नेक्स्ट कहते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन डिस्प्रपोर्शनेट द रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन, देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन वही रिएजेंट करते हैं बेटा जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की गुंजाइश हो। तो सबसे पहले इसमें आता है H2O2 नंबर 1, नंबर 2 इसमें ही बेटा होगा, इसमें भी होता है, क्लोरीन में भी होगा 4, कॉपर क्यूप्रस में भी होता है 5,
क्यूप्रस में क्यों होगा कि क्यूप्रस से कॉपर ही बनता है और Cu2+ ही बनता है। और चौथा और आखिरी बेटा NO2 माइनस, इसमें होगा NO2 से NO भी बनता है और N2O5 या N2O3 भी बेटा बनता है। ये तो होगा नहीं ये चीज यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हो गए बेटा यहाँ पर 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ 6 स्पीशीज बेटा इन सभी एग्जाम्पल में ऐसे हैं जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैरी करेंगे। डिसप्रपोर्शनेशन बोले तो जिसमें ऑक्सीडेशन या जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ मुमकिन हो। द आंसर विल बी 6। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ये इनका नंबर ऑफ मेटल आयंस कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट कौन कौन से देगा बेटा? एक तो शुरू के 3 देंगे, पी, ये दोनों एस ब्लॉक हैं, और दूसरा बेटा आपका देगा इसमें यहां पर कॉपर आयन। बाकी 3 नहीं देने वाले बेटा इसमें। इन चारों को देकर और ही बेटा इसमें कोई यहां पर जो है वो फ्लेम टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि बेटा फ्लेम टेस्ट के लिए ट्रांजिशन होना बहुत जरूरी है। बाकी किसी के पास या तो सबशेल हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, तो बाकी बेटा चीज मुमकिन नहीं है। सो द आंसर विल बी 4। नेक्स्ट 27। ये रिएक्शन दी गई हमको यहां पर, सबको दिख रहा होगा। हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 फाइंड करना है। तो NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा बच्चों? ये होगा बाय एवरेज रेट लॉ। हम रेट लॉ से बेटा कर रहे हैं यहां पर, सॉरी बाय इंस्टेंट रेट लॉ। इंस्टेंट रेट लॉ से NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा यहां पर 4 इंटू -1/2 d ऑफ N2O5 अपॉन dt। ये बेटा ये N2O5 का रेट ऑफ रिएक्शन है और ये 4 उधर आएगा तो ये NO2 का रेट ऑफ रिएक्शन है। इसे बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। कितना हो जाएगा? ये तो कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारे पास 2। N2O5 का रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे फाइंड करेंगे? चेंज इन कंसेंट्रेशन, तो 2.75 माइनस 3 अपॉन टाइम क्या होगा बच्चों? 30 माइनस 0 कर देते हैं, ये हो जाएगा यहां पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा इतना। अब आगे क्या होगा यहां पर? d NO2 अपॉन dt। ये बच्चों होगा 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा? 0.25 आएगा बच्चों ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, और ये प्लस में होगा 2 इंटू 0.25 अपॉन 30। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा कितना? ये तो 0.5 हो जाएगा अपॉन 30। डेसिमल हटाते हैं, 0 बड़ा, ये आएगा 5/3 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, और 5.3 को अगर हम इससे करेंगे तो ये आएगा बेटा कितना? 1.67 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 16.7 10 की पावर -3। ये बेटा हो गया हमारे पास। एक बार इसको चेक कर लीजिए कहीं कोई एरर ना हो रही हो, बस बाकी तो सब बेटा इसमें सही है। अगर हम इस डेटा को इससे कंपेयर करेंगे देन x विल बी 16.7 और उसको बेटा राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर 17 आएगा। यही बेटा इसका करेक्ट जवाब है यहाँ पर। और ये करने का तरीका है। एक चीज और क्या नहीं थी इसमें, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, यहाँ पर ये कुछ नहीं बच्चों, इसको लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत किसी बच्चे को नहीं है। ये तरीका है इसको करने का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। pH ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ 1m बेंजोइक एसिड एंड 1m सोल्यूशन बेंजोएट इतना है, 300 ml ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सोल्यूशन 300 ml ऑफ दिस बफर सोल्यूशन। ठीक है, और तो हमें वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा? लेट वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड, इसको भी मान लीजिए। देन वॉल्यूम ऑफ बेंजोएट बेटा क्या होगा?
300 माइनस VmL हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब कंसेंट्रेशन फाइंड करेंगे। कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी किसकी? बेंजोइक एसिड की, बेंजोइक एसिड। कितना बेटा आएगा ये हमारे पास आ जाएगा V इंटू 1/300, और बेंजोइट की बेटा कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? ये हो जाएगा हमारे पास 300 माइनस V इंटू 1/300। यहां से पीएच का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। पीएच का फॉर्मूला क्या था? pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड फॉर एसिडिक बुफर। ये फॉर्मूला बेटा अप्लाई हो गया। पीएच की वैल्यू कितनी दी गई है? 4.5, pKa 4.2 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड कितना हो जाएगा बेटा? 300 माइनस V अपॉन V। इतनी चीज सबको समझ में आ गई होगी, इतने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये बेटा 0.2 हो जाएगा V, और 300 माइनस V अपॉन V एंटी लॉग ऑफ 0.2 होगा। एंड सॉरी बेटा, कुछ तो एरर हो गई। ये हो गया, ये बेटा 3 होगा, और ये 0.3 होगा, और ये क्या हो जाएगा? एंटी लॉग, और 0.3 किसकी वैल्यू है? log 2 की है। ये कैंसिल होगा बेटा यहां पर, अपॉन V। 300 माइनस V अपॉन V क्या हो जाएगा? 2। तो 300 माइनस V इज इक्वल टू 2V, और यहां से V बेटा आएगा 100 ml। मतलब ये जो 300 ml का आपने बुफर सोल्यूशन बनाया है बच्चों, जो 300 ml का बुफर सोल्यूशन बनाया है, इसमें बेंजोइक एसिड बेटा जो है वो कितना है? 100 ml है, जबकि जो बेंजोएट है बेटा यहाँ पर सोडियम, ये 200 ml सोल्यूशन है। यही बेटा इसका आंसर है। सभी लोग अच्छे से देखिए, देखा भी होगा, सबको समझ भी आएगा। ये इसका क्लियर सोल्यूशन है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन इन H प्लस स्पेक्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 1st ऑर्बिट। कैसे करेंगे? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाएगा यहां पर? N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 माइनस 1/2। तो ये बेटा हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा? 3/2। 5 माइनस 1 4 हो गया, और 5 माइनस 1 ये हो जाएगा N2 माइनस N1 प्लस 1 बेटा होगा। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? एक मिनट, ये हमारे पास आएगा 5 आएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए, द आंसर विल बी 10। 10 स्पेक्ट्रल लाइन टोटल बेटा बनती है इसमें यहाँ पर। यही इसका फाइनल आंसर है। लास्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें से कौन कौन से ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे? इन चारों के अलावा और कोई नहीं करेगा बेटा। करेक्ट आंसर विल बी 4। और मैं कैसे है आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूं। पहले इसका बनाते हैं, सिस वाले का। कैसे बनेगा खुद देखो। यहां पर Cl हो गया, ये सिस है, चार्ज बेटा 3 माइनस। दूसरा कैसे बनेगा? प्लैटिनम, एक मिनट, ये बनेगा, और ये सिस प्लैटिनम हो गया बच्चों। तीसरा कोबाल्ट का है, ये कोबाल्ट का बेटा हो गया। और चौथा बेटा है ये Cl, ये +1।
ये शेष है। ये 4 स्ट्रक्चर बेटा ऐसे हैं, अगर आप इनको में से किसी को भी मिरर के सामने रखेंगे तो इनकी इमेज और ये खुद एक दूसरे को सुपर इम्पोज बेटा नहीं करेंगे। तो अगर ये अपनी इमेज को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ही बेटा ये कि सभी के सभी क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है यहाँ पर, और इनएंशियोमर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दैट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, सो इट विल बी 4। ये दोनों कर ही नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इनकी और इनकी इमेज दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, मतलब सुपर इम्पोज कर जाएगी। तो ट्रांस में चीजें मुमकिन नहीं है, ना तो ये करेगा ना बेटा ये करेगा। तो ओवरऑल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दैट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देन इट विल बी 4। आई होप सबको इस सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको चीजें क्लियर होंगी। और यही इसका एक अच्छा, आसान और कह सकते हैं यहां पर कम से कम शब्दों में कंप्लीट सॉल्यूशन था बेटा। जल्दी मैं बाकी के बचे हुए पेपर के सॉल्यूशन भी आपको डिस्कस एक्सप्लेन करने के लिए एक बार फिर से आपके सामने आऊंगा, और अपने सभी उन लेक्चर्स को भी अपने YouTube चैनल और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बेटा अपलोड करूंगा। जैसे एग्जाम खत्म हो, इन लेक्चर्स को, इन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपकी परसेंटाइल में भी ये कुछ ना कुछ बेटा इंक्रीज तो करेंगे ही, साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और आप अच्छा कॉलेज, अच्छी रैंक पाने में जरूर सफल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।